औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए जनाब मैं दावा देता हूँ रहीम शहज़ाद साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक करें। सभी दोस्त दुरूद शरीफ का नजराना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूँ नज़ारा आकर फिर आपकी गली का या मुस्तफ़ा अता हो फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की देख लूँ बहारें फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबद की देख लूँ बहारें बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का या मुस्तफ़ा अता हो दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे गरज क्या मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का कर लूँ नज़ारा आकर फिर आपकी गली का या मुस्तफ़ा अता हो। इसके बाद जनाब चौधरी ज़काउल्लाह साहब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ रिटर्न की तैयारी के सिलसिले में आपको ब्रीफ करेंगे। जनाब चौधरी ज़काउल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहरान को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और खानेवाल से आने वाले मुल्तान से आने वाले इमरान गाजी साहब सब दोस्तों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि सब दोस्त अपना वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इन्होंने हमें टाइम दिया। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ब्रीफिंग मेरे ज़िम्मे लगाई गई रिटर्न के बारे में। बेसिकली रिटर्न तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं, कुछ दूर भी हो गई हैं। तो इस्लामाबाद में जो डाटा तकरीबन रिटर्न पे ये जब मुतारफ़ हुई थी शुरू में तो ये उसके कुछ रिज़र्वेशंस बनाई थी। इसमें से कुछ अब रिज़ॉल्व हो गई हैं काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ अभी बाकी भी हैं। उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। मैंने उसी में से डाटा फैच किया है ये, और ये मैं बयान कर देता हूँ। आपके पास प्रिंट भी पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रोलिंग का कहा है कि एक साइड पे छोटी सी पट्टी आती है ऊपर नीचे जाने के लिए पेज में कर्सर पे, वो बहुत स्मॉल है। अगर उसे आप पकड़ कर करना चाहें ऊपर नीचे तो वो मुश्किल है। वो तो माउस के स्क्रोल से रिटर्न ऊपर नीचे होती है। और उसमें यह है कि किसी एंड वाले पेज पे जाना हो तो पहले नीचे जाना पड़ता है, फिर वो मतलब ये इस तरह का इसमें रिटर्न में अभी भी प्रॉब्लम है जो पहली रिटर्नों में होता था।
इसके बाद उसमें ये भी था कि इरिटेटिंग मैसेजेस आते हैं आफ्टर डाटा एंट्री अंडर वन हेड ऑफ इनकम ऑन प्रेसिंग कैलकुलेट मैसेजेस अपीयर फॉर डाटा एंट्री, यानी दूसरे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपने वहाँ डाटा पुट नहीं किया उस टैब में, ये टैब अभी आपका ब्लैंक है और कैलकुलेट होता नहीं है। और इसके बाद कैलकुलेशन में भी यही प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी की एंट्री करें तो वो प्रॉपर्टी को कैलकुलेट नहीं करता उसके टैक्स को, और वो कहता है कि इसका बिज़नेस का पेज या दूसरा पेज जो आपने साथ खोला हुआ है रिटर्न के साथ, तो वो कहता है पहले उसे फिल करें और फिर कैलकुलेट होता है। इस तरह का कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा था। फिर टाइटल इसका है सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, तो सब्जेक्ट टू सिर्फ फाइनल टैक्स का ऑप्शन वहाँ दिया गया था, अब शायद चेंज हो ना गया हो। उस पर प्रपोजल उन्होंने दी थी कि इसको फाइनल और फिक्स दोनों करें ये टैब को। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ अपडेटिंग द प्रोफाइल, ये मसला हल हो गया है, नाउ रिमूव है ये, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है, ये मैंने लिख दिया हुआ है कि ये मसला हल हो चुका है। उसके बाद ये रेजिडेंशियल स्टेटस भी है, इसमें सिंपल कंपनीज़ के लिए एक अलहदा होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस का भी प्रॉब्लम आ रहा था कि सिर्फ यस या नो टिक करने पे स्टेटस दे देता है, बाकी उसमें 183 डेज़ हैं या नहीं हैं वो पोर्शन इसमें नहीं है इस तरह का। फिर ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें शुरू में इन्होंने एक लिस्ट दे दी थी FTN नंबर्स की या मुख्तलिफ नंबर्स की कि आप वहाँ से सर्च कर लें, आप अपना एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लें। जैसे जो टीचर्स हैं उसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या एजुकेशन है, या हेल्थ वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के NTN थे, लेकिन वो अब मेरा ख्याल है उन्होंने सर्च बटन भी दे दिया है कि अगर आपको NTN पता है तो NTN उसमें डालें और आपका एम्प्लॉयर सामने आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन इसमें दूसरा मसला ये था कि अगर आपके 2 एम्प्लॉयर हैं तो फिर दोनों को अलग-अलग सबमिट करना मुश्किल है मेरा ख्याल है, एक ही डाटा सैलरी का आपको फीड करना पड़ेगा फ़िलहाल जो ऑप्शन उसमें है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स टर्मिनेशन बेनिफिट्स एंड एरियाज़ ऑफ सैलरी, इसमें एवरेज रेट आपका ज़ाहिर है राउंड ऑफ भी आ सकता है, यानी 40.25 का रेट लगाना है तो आपको पूरा राउंड ऑफ करके रेट देना पड़ता है, पॉइंट डेसिमल वाला वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें ये भी प्रॉब्लम था। लेकिन ये एवरेज रेट बहुत कम लोगों के लिए है, हमने तो सिंपल सैलरी का लगाना। एरियर्स जिन लोगों को मिलते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। 9 नंबर पे है जी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एट अर्नड रेंट दैट अर्नड रेंट, जो रेंटल इनकम है उसके लिए है। सर्च बटन फंक्शनल नहीं था कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी वेल्थ में हैं उसको सर्च किया जा सके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ फीड ही करनी पड़ती थी। नो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ अपेयरिंग हो गया। अब मैंने एक रिटर्न फीड की है उसमें मेरी प्रॉपर्टीज़ वेल्थ में नहीं थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ भी डाली और यहाँ भी हो गई थी रेंटल। हाँ हो गया, हाँ हो गया, अब ऑटोमेटिक आएगी प्रॉपर्टी। हाँ आ जाती हैं। अच्छा, सी पे इन केस ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट टू वेरियस टेनेंट्स डज ईच यूनिट ऑफ द प्रॉपर्टी नीड टू बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि क्या हमें हर प्रॉपर्टी अलहदा से देनी, हर उसका जो अगर एक फ्लोर 3 फ्लोर हैं तो उसको अलहदा मेंशन करना है। अच्छा, ओनली वन प्रॉपर्टी एंड कंसोलिडेटेड रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम ऑल टेनेंट्स, या सारा इकट्ठा एक ही प्रॉपर्टी का रेंट डाल दें, उसमें चाहे 2 स्टोरीज़ का है या हाफ का है। और ये क्वेश्चन आप हमसे पूछ ये रहे भी हैं या FBR से नहीं, पूछ रहे ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था FBR को हैं? FBR को कि क्या ये इसमें ऑप्शन नहीं है, चूँकि रेंटल वहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे तो प्रॉपर्टी दे दी और उसका रेंट दे दिया। तो हम एंट्री दे रहे हैं, अब उसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि इसका एक पोर्शन हम दे रहे हैं, 2 पोर्शन दे रहे हैं, कि यानी कोई बॉक्स सिलेक्शन नहीं है। तो सही, अगर शनाख्ती कार्ड के साथ दे दें या इन्फॉर्मेशन फिर तो मसला है, अगर शनाख्ती कार्ड के बगैर तो पूरी बिल्डिंग की दे दें बस। हाँ, बिल्डिंग ही दे दें। अगर तो क्लिक करना है ना, अगर तो वो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा आपसे तो फिर तो ज़रूरत नहीं है इस सवाल की। कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ प्रॉपर्टी। ये है प्रॉब्लम कि 2-3 प्रॉपर्टीज अलग-अलग हैं रेंट पे, तो उसको मेरा ख्याल एक ही होगा। अच्छा, 2-3 अलग-अलग सेपरेटली वो शायद मांग रहा है, बाकी शनाख्ती कार्ड वगैरह बाकी मांग रहा तो फिर तो थोड़ा प्लाजा चाहिए आप 100 बंदों को दिया हुआ तो सबको प्लाजा तो नहीं है, दुकाना हुई है 70 दुकाना। अच्छा
अच्छा ई पॉइंट है इन केस ऑफ डी क्या है, डी क्या है? डी ओनली रेंट रिसीव्ड और रिसीव, ये भी क्वेश्चन है। अच्छा। ओनली रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑफ ईच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एंड नॉट द अदर रिसीट एंड डिडक्शंस इन आवर आउटस्टैंडिंग करेक्ट इज़ आवर आउटस्टैंडिंग करेक्ट के इसके एरियाज भी इसका रिसीवेबल भी कुछ हम दिखा सकते हैं या नहीं, ये नहीं है ऑप्शन उसमें। अच्छा, मतलब हाँ जी। जून का रेंट उन्होंने 2 हाँ जुलाई जी, को दिया तो दिया। वो रिसीवेबल है। वो रिसीवेबल में आना है, नहीं दिया, ऐसी ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा वो इस तो अदर एसेट में आएगा ना, वो अदर एसेट में हम लिख देते हैं। रिसीवेबल या दूसरा लिख रहा हूँ तो एज पर ला जो ला के वो नहीं, वो वेल्थ में डिक्लेयर करना ना, तो वेल्थ में हम डिक्लेयर कर देते हैं रेंट रिसीवेबल आ जाता है। हाँ, ये रेंट रिसीवेबल इन केस ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी द फील्ड टू डिक्लेयर द शेयर इन सच प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, अगर तेरे जॉइंटली प्रॉपर्टीज़ का यानी देखें ना, हाँ, तेरे जब रिटर्न उन्होंने ऑप्शनल दे दी कि सारे हमने सिर्फ उसे फिल करना है, अच्छा, तो अब ये एफबीआर को चाहिए कि उसके ऑप्शंस भी खुद ही दे। अगर जैसे हम खुद फिल करके लिख देते थे कि खाना मौजूद है, वहाँ लिख दिया ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, आ गई, यहाँ एड्रेस दिया, तो फिर तो वो तो ऑप्शन हमारे पास है ना। हाँ जी, अब ये ऑप्शन उन्हें देनी चाहिए कि एक प्रॉपर्टी अगर जॉइंटली है तो उसमें हाफ शेयर दें कि ये हाफ हमारा है, हाफ कोई और भी क्लेम कर सकता है, सेम प्रॉपर्टी का एड्रेस दे के। इस तरह का ऑप्शन नहीं है उसमें। एफ है, नहीं, अगर 2 मालक की गल कर रहे हैं। हाँ जी, 2 मालक है, 2 मालक। देर इज़ नो फील्ड टू शो आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ऐसा फील्ड भी मौजूद नहीं है कि प्रॉपर्टी का मोड क्या था, गिफ्ट है, परचेज है या इनहेरिटेंस है। अच्छा, जी पे है एडिट बटन अगेंस्ट रेंट रिसीव्ड ओपन्स द प्रॉपर्टी डिटेल्स डाटा एंट्री पेज बट ओनली लैंड एरिया इज़ एडिटेबल एंड ऑल द अदर फील्ड्स आर लॉक्ड। ऐसा है जी। हाँ जी, कितना प्रॉपर्टी का पर हाँ जी साहब कोई प्रॉपर्टी हाँ, प्रॉपर्टी अगर आप उसमें उसको दोबारा एडिट करना चाहें तो वो कहते हैं लैंड एरिया सिर्फ एडिट होता है, बाकी प्रॉपर्टी एडिट नहीं होती, वो लॉक हो जाती है। पुरानी भी ऐसे हाँ, अभी भी एडिट नहीं हो रही, वो ऑप्शन देंगे अभी। अब उन्होंने कैपिटल एसेट में जाके वो कहता है वहाँ से जाके होगा, हाँ। प्रॉपर्टी के अंदर से जाके नहीं होगा। हाँ जी, अच्छा, पहले पहले कैपिटल एसेट में जाके कैपिटल गेन में कैपिटल गेन जो अच्छा क्या जो दूसरी चीज़ बात है ना, हाँ जी। कैपिटल एसेट बच्चे वो एडिट भी नहीं होती हाँ जी, प्रॉपर्टी में जाके। उसी कहता ना जी कि मेरा एक पता 10 हुआ वाले इसमें 5 वाले बेचे भी क्यों, हाँ। ਉਹਦਾ गेन पहले आके कैपिटल गेन नहीं नहीं गेन की गल नहीं सर, कैपिटल एसेट की गल है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है ना, प्रॉपर्टी की गल कर रहे किस चीज़ की होगी। फ़िलहाल तो कॉलम रेंट का है, लेकिन एडिट कहीं पे भी प्रॉपर्टी फिर नहीं होती। हाँ प्रॉपर्टी गलत लिख ली है ना, हाँ। एड्रेस गलत लिखा हुआ है। गलत लिखा गया, फिर वो सारी रिटर्न डिलीट करके हाँ। दोबारा फिर लिखनी पड़ेगी। हाँ, यानी कि उसमें अभी तक ना ऑप्शन नहीं है ठीक करने का। एक डिलीट अगर करना कोई पड़े। भी चीज़ गलत कर लेते हैं ना, हाँ, फिर सारी रिटर्न दोबारा। फर्ज करें प्रॉपर्टी 5 पल्ले लिख ली है, हाँ जी, तो फिर वो सारी रिटर्न डिलीट करेंगे, वो अनसेव हो जाएगी, दोबारा फिर डाउनलोड करके दोबारा भेज और अब पता गलत लिखा ये गया तो बहुत काम मुश्किल हो गया। ऐड ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿन डिलीट हो गई ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿन ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰॉपर्टी ਨਿਊ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। कहते नहीं, कहते पहले प्रॉपर्टी डिक्लेयर है पहले। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ऐड की इन्होंने नहीं ऐड जो की। रेंट की और 236 सी की प्रॉपर्टी है ना, हाँ जी, उसमें नहीं होता। ये प्रॉपर्टी 236 की है कि नहीं खरीदी, वो तो हो जाएगी बात से। अच्छा, एक नई प्रॉपर्टी लिखी है, गलती से गलत लिखी, 236 सी की अगर लिखते हैं ना, हाँ जी, वो अगर हमने गलत लिख ली उस जगह पर दर्ज करना पड़ता है सारा कुछ, अच्छा, तो वो नहीं दर्ज होता, कहना सारा साफ करो फिर दोबारा। सारा डिलीट करके ठीक करो। अच्छा, नंबर 10 पे जी बिजनेस के हैं नो प्रोविजन फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अदर रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस ऑफ मोर देन वन बिजनेस सेपरेटली। अच्छा, एक ही कारण ये तो जो वही जो हम पहले एक ही रिटर्न हाँ, इकट्ठा फिल अदर- करते थे वो भी, अदर अभी ऐसे ही यानी है। इसमें हाँ जी, यानी वो एक ही कॉलम है, 2 बिजनेस सेपरेटली उनके को इनकम या एक्सपेंसेस अलहदा नहीं सेपरेट नहीं कर सकते, यानी बाद में वो उसे क्लब कर दे, हाँ, हाँ। सेपरेट कॉलम नहीं है। पहले आप देखो बनाओ उन्हें टोटल करो तो हाँ टोटल जी। से तो देखो। पहले भी ऐसे ही था। हाँ, पहले भी ऐसे ही था। आगे ये है इसी तरह की बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, इसमें एक अदर का जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये पहले भी एक ही कॉलम था, इसको उन्होंने कहा कि इसमें भी कुछ इसकी सेग्रीगेशन करनी हो कि इसमें ब्रेकअप देना हो, वो ऑप्शन कोई नहीं है।
तो मतलब इकट्ठे लिखने हाँ पड़ेंगे। जी, इसी तरह जो अदर रेवेन्यूज़ में अदर का कॉलम है, उसमें भी कोई हमें ऑप्शन नहीं दी ब्रेकअप देने की, कोई तहरीर हम नहीं दे सकते। 2-3 बिजनेस अच्छा, इसी तरह अदर रेवेन्यूज़ ऑप्शन फॉर प्रोवाइडिंग द ब्रेकअप ऑफ अदर इज़ नॉट अवेलेबल। डबल तक प्रॉफिट एंड लॉस में भी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी ब्रेकअप नहीं दे सकते हम। अच्छा, आगे 15 नंबर पे है एडजस्टमेंट्स। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 2025। अच्छा, बिज़नेस लॉसेस जो हैं वो पिछले 3 साल तक हम कर सकते हैं, लेकिन ये 25 तक की ऑप्शन दी थी, अब शायद इन्होंने बढ़ा दी हो सेक्शन 57 के मुताबिक। 3 साल आप वाला जी जी, पिछला नहीं, वो कैरी कर सकते हैं हम पिछले 3 साल से। लेकिन पहले रिटर्न सिर्फ 25 आ रहा थी लास्ट। हाँ जी। अच्छा, बिजनेस एट्रीब्यूटेबल इनकम सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स, इसमें है ये एट्रीब्यूटेबल इनकम जो है सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स इज़ नॉट अकॉर्डेंस टू विद सेक्शन 67। आगे इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आईआरएस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड कॉमन एक्सपेंसेस। इसमें अगर हम कहें ना कि एक्सपेंसेस जो हैं सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल या मिनिमम टैक्स के सेपरेट लिख दें और नॉर्मल बिजनेस के अलहदा हो, और उसमें ये होता है कि सेग्रीगेशन करता है इसको प्रोपोर्शनेट करके। तो ये जो रिटर्न पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे इसमें भी अभी भी ऐसे ही है कि जो मर्ज एक्सपेंसेस आते हैं ना मुश्तरका, ये उसको प्रोपोर्शनेट करती है रिटर्न। उसमें ये होता है कि हायर टैक्स लग जाता है। नहीं, उसमें टैक्स की रूल वैल्यू, तेरा कहता है जी कि अगर चार अकाउंट से आपने अलग-अलग हाँ जी, बाई, हाँ जी, अलग-अलग आप खुद ही किए हुए हैं ना, फिर आपके पास अलग-अलग इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा, खुद आप अपनी मर्जी से बताएंगे जी कि मेरा पीटीआर कितना खर्चा है, हाँ जी, नॉर्मल टैक्स का इतना खर्चा है। वो ऑप्शन है भी। वो अभी वो कहता है नहीं है, अभी नहीं। सादा अकाउंटेंट से अगर ऑडिट हुआ हो तो वो होता है, हाँ जी, होता फिर है। वो अलाउ है। रूल 13 अलाउ करता है। अच्छा जाकर किसी ऑडिट देता तो फिर मुझे ना मतलब आपकी बात हाँ, नहीं फिर तुसी नहीं proportional नहीं करना, प्रोपोर्शनल नहीं फिर करना, फिर एक्चुअल पाने हाँ जी, और वो जिस तरह काटन फैक्ट्री का जो आयल मिल का बिजनेस है ना, हाँ। वो 35 कोटा जो सिर्फ काटन फैक्ट्री के इस्तेमाल होता है, आयल में जो चलेगी उधर कास्टिक सोडा वो आयल में जो इस्तेमाल होता है काटन फैक्ट्री का अलग नहीं, लेकिन वो जो प्रोपोर्शनेट करेगा वो दोनों नहीं जरा वो नहीं, इसी तरह देखें ना, जैसे हम सर्विसेज है, सर्विसेज पे टैक्स कटता है फाइनल का, हाँ जी मिनिमम टैक्स है, सॉरी, हाँ जी या ब्रोकरेज कमीशन है वो मिनिमम टैक्स है। अगर साथ उसके आप बिज़नेस इनकम ऐड करते हैं तो वो एक्सपेंसेस उसके अपने हैं, इसके अपने हैं बिज़नेस के, तो वो मर्ज करके जब प्रोपोर्शनेट करेगा वो तो जाहिर है इनकम बढ़ा देगा। ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਰੇ हाँ। ਕੋਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हाँ, फिर ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚਾ मेरा नाम जी मशहूरी कारी आप नहीं है मेरा नाम नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं करता। अच्छा, इसी तरह पेज 3 पे इसका बी सेक्शन है, वो भी इसी चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि एट्रीब्यूटेबल इनकम के जो रूल 13A के वो है ना, वो सेपरेट नहीं है उसके लिए कॉलम मॉडिफिकेशन। अच्छा, आगे 17 नंबर है बिजनेस एट्रीब्यूटेबल टैक्स ऑन इनकम सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स। Attributable tax on attributable income is calculated by taking the normal tax payable on taxable income. Cases where the normal tax is replaced by minimum tax. अच्छा, यहाँ पे प्लीज़ सी सेक्शन 113/2। The attributable tax should be calculated on the basis of minimum tax instead of normal tax on taxable income. इसमें ये है कि जहाँ पे हमें कंपेयर करना होता है कि नॉर्मल टैक्स या मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन टर्नओवर टैक्स जिसे हम कहते हैं 113, विच एवर इज़ हायर। अब अच्छा, जहाँ पे तो नॉर्मल टैक्स है वहाँ पे एट्रीब्यूटेबल इनकम जो प्रोपोर्शनेट निकालती है वो उसके साथ कंपेयर कर देती है, लेकिन अब जहाँ हायर टैक्स हो, टर्नओवर टैक्स हायर हो जाए, तो वहाँ रिटर्न को कंपेयर करना चाहिए उस टैक्स के साथ, ये वो नहीं करती। ये इसमें फ्लॉ था। मेरी बात समझ आई या नहीं? दोबारा नहीं समझ मजाक नहीं कर दोबारा ज़रा रिटर्न प्रोपोर्शनेट करती है, यानी मिनिमम टैक्स के जो अदर कॉलम हैं जहाँ पे हम हमारी ब्रोकरेज कमीशन आ गई या सर्विसेज आ गई जिस पे मिनिमम टैक्स का कॉलम भी कटा है, उसके बाद हमारा नॉर्मल बिजनेस भी है। अच्छा, रिटर्न क्या करती है आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनेट करके टैक्स पेएबल निकाल देती है। इसमें अगर बिज़नेस का प्रोपोर्शनेट करने के लिए नॉर्मल टैक्स अगर वो लोअर है तो वो तो प्रोपोर्शन ठीक निकालेगी, अगर साथ मिनिमम टैक्स ज़्यादा बनता है यानी टर्नओवर टैक्स भी लगाना हो
तो वो प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिनिमम टैक्स के साथ कैलकुलेट नहीं करती, अगरचे वो हमारा हाई टैक्स ही बनेगा, लेकिन बहरहाल ये इसमें फ़ला है, यहाँ वर्किंग सही नहीं है। ये किसने लिखा, पीटीपी ने लिखा? हाँ जी, हाँ जी। आगे बैलेंस शीट के ये जो कॉलम ही हैं उसमें ऊपर नीचे लिखा है कि एसेट्स ऊपर आ रहे हैं, कैश इन हैंड नीचे आ रहा है। ये बार मैं पढ़ देता हूँ, ये इनका सीक्वेंस आगे इकट्ठा होता था ना, कैश से बैंक बैलेंस, हाँ जी। ऐड के अलहदा देना वा सीक्वेंस अलहदा है। हाँ जी, नहीं, सीक्वेंस नहीं, ऐसे बैंक का बैलेंस अलहदा देना। बैंक अकाउंट सारे बिजनेस के बैंक अकाउंट सारे दर्ज। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ जी। द सीक्वेंस ऑफ बैलेंस शीट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, बैंक अकाउंट्स शुड बी ब्रॉट डाउन आफ्टर कैश इन हैंड, motor vehicle should be brought up after plant machinery equipment, a row for other fixed asset is missing, overdrawn or negative capital balance is not permitted against business capital। सर ये तो हो गया, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ 10 ਲੱਖ ਬਚਿਆ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ, IBN ਨੰਬਰ ਉਹ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ बैलेंस ऐड इसमें वो लिखा हुआ है जी कि IBN नंबर जो है ना वो ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਅਬਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਉਹ separate ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਦੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ करने पैने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ऐसे ही है, ऐसे ही। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ। ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ हाँ जी, ਸਾਰੀ वो ख़तरनाक चेंजेस भी आते हैं, हम उसकी तरफ चलिए आना नहीं, वो आगे बस वो दूसरा है। ਚਲੋ लेकिन ये नहीं है कि कैपिटल गेन्स, कैपिटल एसेट्स, मॉड्यूल फॉर क्लेमिंग बॉर फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज नॉट प्रोवाइडेड। लॉसेस भी हम ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। डाटा एंट्री इज़ नॉट एनेबल्ड, नॉर डज देयर एनी इंफॉर्मेशन बटन टू नो हाउ दिस टू बी एंटर्ड। कैपिटल गेन के जो लॉसेज हैं वो भी हम यहाँ पे कॉलम नहीं है, कोई लॉसेज डिक्लेयर नहीं कर सकते। इनकम हैगी है ते हाँ, इनकम है, हाँ, लॉसेज का कॉलम नहीं है। लॉस का कॉलम पिछले साल आया ਸੀ। कैपिटल गेन्स नहीं वो है नहीं, कल पिछले साल भी है नहीं, वो ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਥ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੈਲਥ ਰਿਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਚੈੱਕ करना पैना। नहीं, माइनस 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 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, माइनस मैं कोशिश करता रहा, नहीं लिखा जा रहा। मतलब ये रिकनसीलेशन ही जाएगा फिर जब लास्ट आ गला इतने कितने नहीं जाएगा सर, WRS से जाएगा। Capital gain, immovable property, the detail of property sold entered is pop-up is not saved and also does not appear on the main page, nor does there any information button to know how this is to be entered। ये वही कैपिटल गेन का जो आप बता रहे हैं मसला, वो कल हो गया मसला, हल हो गया, हो गया। ये मसला हल हो गया, मैंने सुबह भेजा भी है। फॉरेन इनकम है जो मॉड्यूल फॉर क्लेमिंग बॉर फॉरवर्ड फॉरेन लॉसेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स अंडर द रिस्पेक्टिव हेड्स इज़ नॉट प्रोवाइडेड। आगे टैक्स डिडक्शंस एडजस्टेबल है। एंटरिंग डाटा ऑफ टैक्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 231B एंड 234 बाई सिलेक्टिंग द व्हीकल CC विल बी लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। वो व्हीकल की सारी डिटेल मांगने लग जाता है, कितने CC है और क्या है। नंबर कैसे हाँ जी, नंबर इंजन चेसिस, सारा हाँ ऐसा ही है, टाइम कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, हाँ जी। टाइम तो बहुत लगता है। आगे वेल स्टेटमेंट पर्सनल एसेट्स हैं। देयर इज़ एन इंफॉर्मेशन टैब फॉर ट्रांसफरिंग बिजनेस प्रॉपर्टी टू बिजनेस कैपिटल बट द रेलिवेंट टैब इज़ नॉट अवेलेबल। बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल। हाँ जी, बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल में जाने का ऑप्शन था, अच्छा। लेकिन टैब नहीं दिया हुआ उन्होंने। बैलेंस शीट ये हुआ ना छोटे से ऐसे बनाए हुए हैं, हाँ इनको दबाओ तो मरकज को उधर चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है हाँ वो जी। वेल्थ से उधर जाने के लिए। वो ना अच्छा। तीसरा बटन है, एक लीड का, एक और है, और तीसरा एक दो बनाए हुए हैं ऐसे, उनको दबाएंगे तो मरकज को उधर चला जाएगा। मेंशन नहीं है, जी बटन साहब मेंशन नहीं है, ये आगे 3 बटन बने हुए हैं, बटन दबाना है उसके साथ उसकी मेंशन है भी। मेंशन किसी बटन के साथ मेंशन नहीं होता है, निशान ही होता है। नो ऑप्शन टू ऐड बिजनेस कैपिटल अदर दैन फॉर, ये अब मेरा हल हो गया है। नो ऑप्शन टू ऐड बिजनेस कैपिटल अदर दैन फॉर विच बैलेंस शीट सबमिटेड
बिजनेस कैपिटल इन AOPs, यानी AOP के मुख्तलिफ अगर 7 शेयर हैं बंदे के कैपिटल हैं तो वो ऑप्शन नहीं थे। हाँ कौन जी, हो गया ऑप्शन है बंदे जो भी नहीं होंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में दे दिया उन्होंने। अच्छा दे दिया आप। बैंक अकाउंट बैलेंस डाटा एंट्री रिक्वायर्स IBN इन मोस्ट ऑफ द केसेस आफ्टर इंसर्टिंग IBN मैसेज अपीयर्स IBN नाउ इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा बाज़ का IBN नहीं भी सर्च करता, उस वहाँ पे नहीं मसला है। IBN का सही लिखा फिर भी कहना गलत है। नहीं बाज़ का IBN लिखा जाता है, सर्च करने को तो नहीं, वैसे लिखा जाता है। हाँ, लेकिन याद मसला नहीं ये है कि कुछ बैंक स्टेटमेंट में IBN है ही नहीं। वो फिर ऐसा करने को लेना। नहीं IBN देखें, जब आप IBN देते हैं तो वो बंदे का नाम और बैंक का नाम खुद सर्च करता है। वो तो कर देता है, वो तो कर देता है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर तुसी वो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। नहीं वो तो कर देता है। असल मसला ये भी है कि IBN लेना भी मसला है। हाँ जी, अगर बैंक अकाउंट पे नहीं ना लिखा हुआ फिर वो लेने पे बंदे को चेकबुक मंगाओ, चेकबुक पे लिखा आया है। काम चेक। वेल्थ स्टेटमेंट में चेकबुक ला मंगा लो उनका कि अपने फोन करके चेक कर लाएंगे। चेकबुक दे दो सर जितनी फीस साड़ी बनती है जी मियाँ साहब दी ग्रेट, या फिर उसका मियाँ साहब दी ग्रेट मसला साढ़े ना डिस्कस करो। ये सब इधर करो ना। नहीं हाँ जी देखा भाई, हाँ जी, एक बैंक अकाउंट है अच्छा। जैसे एक बंदे का। अब बैंक ऑफ पंजाब के या मिजान बैंक के फर्ज वाले मखसूस से तो नहीं है, उसके आगे बंदा खुद भी लगा सके, कोई ऐसा नहीं होता कुछ भी इसका। नहीं मेरा नहीं कहने का मतलब ये कि PCB ये वो नहीं, ये क्या तो- लफ्ज़ होते हैं। यार बाकी मैं आपको बता देता हूँ सर जी, IBN सर्च हो जाता है। अकबर बैंक की वेबसाइट पे जाके अकबर एक मिनट यार ये क्लियर अकबर वो IBN कैसे सर्च होता है? बैंक की ऑप्शन खोल IBN कैसे सर्च होता है? अगर अकाउंट हमारे पास हो हाँ अकाउंट नंबर हो तो मतलब किसी बैंक का अपना आप गूगल से जाके अकाउंट नंबर दें बैंक का तो IBN सर्च हो जाता है। जी वो IBN जनरेटर होता है हर बैंक हाँ। का। आप उस पर क्लिक करेंगे, हाँ। अकाउंट नंबर देंगे, आगे IBN आ जाएगा। IBN नंबर सर्च हो जाता है। हाँ। वो होते हैं सबका वो सेम ही होगा। नहीं जी नहीं, सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। फ़र्क होता है। बैंक का डिफरेंट एक हर बैंक का मुख्तलिफ है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप एक्चुअल अगर बैंक अकाउंट डालना चाहते हैं तो एक्चुअल IBN नंबर देंगे तो वो उसका बैंक का नाम और ब्रांच को जो है ना वो सर्च करेगा, फिर आप उसे सेलेक्ट कर सकेंगे। ये तो ठीक हो गया। गलत IBN होगा तो नहीं। जैसे मोहसन साहब कह रहे हैं वक्फा तो जनाब तो सर IBN साहब है नहीं। IBN चेकबुक ले लो ना, चेकबुक तो है। आप चेक की पिक्चर मंगवा लें, वहाँ पे IBN होता है। चेक मंगवा लो ना बंदे को लो, नाले फीस तो भर लेना, नाले IBN का जो IBN नंबर देख के टाइप कर दो फिर भी सर्च नहीं कर। नहीं आप एक ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਪੀ पेस्ट करोगे ना तो सर जी आसान तरीका दसता जी सलीमी साहब ने चेक मंगवाओ अपने सीधा ही पढ़ लो ते उसको एक चेक अच्छा बैंक का मंगवा लो। इसका ऑप्शन D है जी, इन द बैंक बैलेंस डाटा एंट्री द फील्ड फॉर डिक्लेयरिंग शेयर इन जॉइंट अकाउंट्स इज मिसिंग। जॉइंट अकाउंट का भी कोई उस वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नाले अकाउंट परसेंटेज है नहीं। हाँ जी नहीं। अगर ऑप्शन नहीं है और मेंशन नहीं किया गया जॉइंट अकाउंट है तो फिर क्या करना है? फिर आपने बैलेंस ही लेना है, आप एक के खाते में ले लें या दूसरे के में ले लें। अगर कुछ आया तो उस हिसाब से पहले कर दे भाई सर, पहले वाले साहब ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੂਮਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BMB ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ फैमिली ਦੇ वाले बेटा। सर जी कानून ये कहता है कि जो बंदा उसका मालिक है, जिसका पैसा सोर्स उसमें यूज़ हो रहा है, उसके खाते में लें आप। अगर एक मियाँ बीवी का अकाउंट है तो बीवी तो कमा नहीं रही ना, बीवी का पैसा हाँ है, जी। तो जो उसका शेयर होल्डर है, मेन सोर्स होल्डर है, उसी को डिक्लेयर करें, चाहे वो दूसरे नंबर पे है चाहे वो पहले। अब एक खामन जो है वो मुल्क से बाहर है, ज़ाहिर है वो बैंक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसका बीवी का नाम पहले आएगा जो बैंक ऑपरेट कर सकती है, तो पैसा बाहर वाले का है। अब आपने ज़ाहिर है उसे शो तो मियाँ के अकाउंट में ही करना है ना। लेकिन मियाँ की रिटर्न नहीं जा रही मसला। मियाँ की नहीं जा रही तो फिर बेगम की जा रही है तो बेगम के खाते में कर दें, लेकिन वो रेमिटेंस फिर उसी के खाते में आएगी। उसके आएगी ना, क्योंकि वो उसके कर नाम दें। पे आ रही है ना। जी जी कर दें।
वेल्थ स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन फॉरेन रेमिटेंस का जो है वो आपको पता ही है मसला जो आ रहा है। ये आ रहा है दसो दिस रिक्वायर्स नेम ऑफ द सेंडर, रिलेशनशिप विद द सेंडर एंड कंट्री। अच्छा The information required is contrary to provisions of section 114 where the remittance are below the threshold of 55 million in a tax year। ठीक है सर फिर तो होने ये ऑप्शन अब पता नहीं ख़त्म हुई है कि नहीं, ये भी खत्म हो गया अभी नहीं हुई। ये बिजली से चाहिए ये एक्शन लेना चाहिए मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं ना हाँ सेक्शन 111 के अंदर ऐसे कुछ नहीं पूछूंगा करे भेजिएगा। हाँ जी, क्या लगता है रेमिटेंस के बारे में किसी जगह पे अपना कोई रिश्तेदार होना चाहिए या ये भी नहीं क्या कौन भेजता है नहीं तो वो है नहीं है ना दिखना नहीं चाहिए कि कोई पता नहीं कि नहीं आया यार सादा पानी देना। रिक्वायरमेंट ला रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ लगता है एक गिलास ले आओ पहले। यहाँ लगता है कुछ नहीं चल रहा पानी बेटा, नाम आ गया थी नाम पानी पा के दे। पता मुसलमान आपके जो तो सही है पैसे यार उन्होंने मुझसे सर जी ज्वाइंट डिस्कस कर लेते हैं, पहले पढ़ लें, मेहरबानी करें। बिजनेस डिटेल्स है, वाइल एंटरिंग बिजनेस डिटेल्स स्टार्ट डेट द कैलेंडर इज़ डिसेबल्ड फॉर द बिजनेस स्टार्टेड बिफोर 2021। अच्छा ये किलो बिजनेस या वो तो है ही नहीं किलो बिली ऑप्शन ही है नहीं नहीं, रिक्की तो पहले करना है कोई बिजनेस फिर ऐसी एक साथ की बारी है सारे हाँ जी, ये ठीक है ये फिर वो 5 साल वाली वही दे रहा है ना ऑप्शन। हाँ 5 साल यही कह रहा कि एक साथ की पाइए फिर हाल भी तो दसो नहीं, क्यों डालें हम एक साथ 21? नहीं फिर ये नहीं डालते फिर कालक बहुत नहीं होगा चलेगा ये सही होएगी ऑप्शन। पहले किसी पहले डिक्लेयर नहीं किया और मैं ये जूम करता है कि तुम्हारा बिजनेस है ही नहीं 2021 से पहले लाइक के बारे में रिटर्न ना दे दिया सारा पता तो बिजनेस डिक्लेयर किया था बिजनेस जो ने डिक्लेयर किया जो बिजनेस डिक्लेयर होता पे हुआ एंटी एंटी ऐसी जो बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया ना वो नहीं चलता पे की जब पता हाँ जी, वो डिक्लेयर और चलता पे हुआ जेड़ा अच्छा जेड़ा डिक्लेयर है वो चकदा पे वो चलता पे क्लियर है तो रिटर्न नहीं जाना यार। लेकिन पिछला जो डिक्लेयर नहीं आएगा वो नहीं चलता और रिटर्न है तो वो कहता है इनकी तो पहले क्या डिक्लेयर हो गया ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। बीमारी कितनी मैं दादा दसदा ये अखबार या तो रिटर्न सैलरी की है या किसी और मतलब की बिजनेस की रिटर्न है। पहले तो सारे सिलेक्ट भी करने पड़ते हैं शुरू में कि कौन सा आपका सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छा उसी के मुताबिक ही आएंगे। उसी के अंदर आज दुकान अच्छा खोली पहले सोर्स ऑफ इनकम का मतलब प्रॉपर्टी इनकम नहीं बात नहीं है इनकम सिलेक्ट करेंगे कि बिजनेस है अच्छा। सोर्सेज है एग्रीकल्चर है, उसी के मुताबिक आपकी रिटर्न खुलेगा। अगर आप सिर्फ सैलरी का कर रहे हैं अच्छा जे दो तीन है वहाँ एग्रीकल्चर भी है बिजनेस भी है सैलरी भी है फिर की कह रहा तो सारे कर लें 3 4 कर लें 5 कर लें। उसमें ना 5 या 6 हेड दिए हुए हैं जो इनकम के हेड्स हैं। उस हेड का एक एक कॉलम आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी को चेक कर लें, चेक बॉक्स है। साथ बिजनेस है तो बिजनेस कर लें, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला कर लें, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला यानी चेक बॉक्स यस कर लें। वो जो यस करेंगे वही उतनी रिटर्न खुलेगी, कैपिटल गेन का अगर करेंगे तो फिर ही दूसरी सी वाली सेल लिखी जाएगी, सेल लिखी जाएगी। अदरवाइज नहीं लिखी जाएगी। अगर ना सेलेक्ट किया अच्छा, ये रिटर्न इन्होंने आम तौर पे जो मैंने देखा है कि ये मोबाइल पे भी खोलने के लिए ऑप्शन उन्होंने दे दी है। रिटर्न सिंपल की है लेकिन फिर भी टिपिकल है, लेकिन अभी वो यानी इवन ए पर्सन कैन यू ऑपरेट इट ऑन हिज मोबाइल, क्योंकि आप ऑप्शन चेक करें, सैलरी वाला सैलरी का कॉलम खोले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खोले, मोबाइल से ही फीड कर दे। लेकिन बहरहाल वेल्थ जो है वो टिपिकल है इसमें थोड़ी सी। ऐसे तो थोड़ी जाने अच्छा जी, बिज़नेस डिटेल हो गई। आगे 26 नंबर है अटैच। अच्छा, बिज़नेस का बी है ओनरशिप शेयर होल्डर डायरेक्टर मेंबर पार्टनर पोर्शन इज़ नॉट रेलिवेंट। अच्छा, इंडिविजुअल की रिटर्न खोलें तो ये पोर्शन वहाँ पे भी शो करता है, ये इरेलीवेंट है इंडिविजुअल के सिलसिले में। अटैचमेंट के टैब में उन्होंने कहा कि यानी अदर डॉक्यूमेंट्स का कोई टैब होना चाहिए, वो नहीं दिया है। नहीं दिया एट्रीब्यूट का टैब जो पहले भी आता था, अच्छा जब आप सबसे पहले रिटर्न खोलते हैं आपसे पहले ही पूछ लेता है कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। अच्छा फिर आप वहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे तो रिटर्न आगे चलेगी। अच्छा अच्छा, वो यस करने के बावजूद एट्रीब्यूट टैब आगे अलहदा दिया हुआ है, उसमें भी ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो पहले भी थी, ये डुप्लीकेशन है। अच्छा, द इंफॉर्मेशन इसका बी है, 27 का बी है, द इंफॉर्मेशन सॉर्ट अंडर एनलिस्टमेंट डेट डज नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल इवन अदरवाइज द रेलिवेंट सेक्शन 64C स्टैंड्स ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। वो कंपनीज के लिए एनलिस्टमेंट डेट पहले डालते थे, ये टैब भी एक मौजूद है इसमें।
अच्छा आगे सेट ऑफ लॉसेस IRS इज़ इनकरेक्टली अलाउंग set of the business losses against income from property which is against the provision inserted in section 56 by Finance Act 2025। साजी ये 25 ऐड की देना तो 26 तो एप्लीकेबल होएगी है ना। नहीं, फाइनेंस एक्ट 25 में ये कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। 25 में कहा था, 25 में अमेंडमेंट आ गई थी, जो 26 में पिछली रिटर्न भी अलाउ नहीं कर रही थी, इसमें अलाउ कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल वो ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो गया बगैर कानूनी। तो जी उस वक्त हम जो रिपेयर का लॉसेस जो कास्ट आती थी जी 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 रेंट में वो तो हम क्लेम करते थे। नहीं, वो जो फिर जो एक्सपेंसेस रेंटल इनकम के अगेंस्ट अलाउ है ना हाँ वो वैसे ही है। सेक्शन या सेक्शन 15 में, हाँ वही मिल हाँ वो तो मिलने हैं आपको, बिजनेस के नहीं मिलने, बिजनेस का लॉस हो गया। बिजनेस का लॉस नहीं मिलना उसके अगेंस्ट, उसकी इनकम के अगेंस्ट। तो बिजनेस लास है प्रॉपर्टी इनकम तो उसके लिए एडजस्ट हो जाते हैं। निकालना भी सेपरेट हो सेपरेट। मतलब पिछले साल ही किया ना, पहले एडजस्ट हो जाना सी। अच्छा आगे जी थोड़ी सी एक जो नई ड्रास्टिक चेंजेस हैं हमारे लिए, वो विजिलेंट रहना ज़रूरी है। तो फोन रखा खोलो जी, अगे तो पिछला वो- दस रहे थे और नवा दस रहा है। वो फेसलेस निज़ाम है जी, जो फाइनेंस एक्ट में मुतारफ़ कराया गया है। नेशनल फेसलेस सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और वज़ीर आज़म ने। मतलब फेस से डाकू तो नहीं हो गया ना, डाकू जंज डाकू हाँ जी। निशाने आते नहीं होना ना। हाँ जी, और इसकी चेंजेस भी मुतारफ़ करा दी गई हैं फाइनेंस एक्ट 2026 में। सेक्शन 209 हाँ जी बी है फेसलेस जुरिस्डिक्शन का, 122E फेसलेस ऑडिट है, सेक्शन 134B एल्गोरिदम सेटलमेंट है, और 227D है नेशनल फेसलेस सेंटर। और उसके अलावा फेसलेस अपील्स भी दे दी हैं, सेक्शन 129A दे दी है। अच्छा इसमें ये है कि एवरी टैक्स डिस्प्यूट हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ सर्टेन अनाटोमी अ नोटिस। सर पेज नंबर 4 लास्ट साफ है। पेज नंबर 4 का आखिरी सेंटेंस। आखिरी पैरा जो है वो देखते और का लास्ट हैं। अ नोटिस अ रिस्पॉन्स एन असेसमेंट एंड इफ रिजॉल्व्ड एन अपील फाइनेंस एक्ट 2026 हैज़ नॉट डिस्कार्डेड दैट अनाटोमी, इट हैज़ रिबिल्ट इट्स स्केलेटन with the National Faceless Center now handling audits, assessments and appeals and algorithm driven settlement mechanism entering the picture। सर हमारा 3 दिन का प्रोग्राम हुआ है, 3 दिन में फेसलेस पे ही सारी डिस्कस हुई है, तकरीबन हर बंदे ने की है। ये इसलिए मैंने आपके लिए भी मैंने कहा थोड़ा तारफ़ करा दूँ। नहीं, वो सारों दसो जरूरी हो गया, जरूरी हो गया। फेसलेस जरूरी हो गया और फेस इसके बगैर देखो AI सारी ऑपरेट हो रही, टेक्नोलॉजी ऑपरेट हो The dispute a taxpayer faces today looks different from one we litigated even a year ago। अच्छा हम पिछले साल जो फील कर रहे थे या फेस कर रहे थे, ये अब नहीं होगा आगे। अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू अनाटोमी इज़ नो लॉन्गर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं रही, ये अब कंपलसरी हो जानी है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्ट्रेटजी दैट फॉलोज। What happened under the faceless framework? Proceedings are conducted by officers whose identity stays confidential। ऐसे ऑफिसर्स इसे डील करेंगे जिनकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हमें नहीं पता होगा कौन अफसर इसे डील कर रहा है। विद फंक्शंस असाइंड बाय एक्सरसाइज्ड रिमोटली थ्रू द सेंटर। फेसलेस सेंटर जो इस्लामाबाद में बना है वही उसे डील करेगा। Assessments and even appellate steps can now be triggered algorithmically based on data patterns rather than a visible officer's discretion। An adverse order often arrives with no face behind it। अगर एडवर्स ऑर्डर भी आता है तो उसका हमें पता नहीं होगा कौन अफसर कर रहा है। नो इनफॉर्मल क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। जैसे हम अफसर को जाके बता देते थे कि जी ये हो गया जी वो हो गया, अब ये नहीं बता सकेंगे, अब रिकॉर्ड ही बताएगा, एविडेंस ही बताएगी कि आपने बचना कैसे है। अच्छा लीगल पॉइंट कोई नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर बयान करें। हाँ जी, लेकिन फिगर ना करो यार। लीगल उसूलों की कंसीडर सुन लें सुन सुन लें सुन लें सुन लें लीगल अपनी जगह खड़ा है। सर सुन लें फैक्ट्स एंड फिगर लीगल ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। सर सुन लें आगे डिस्कस करते हैं, सुन लें कहेंगे। एंड नन ऑफ द कॉरिडोर कन्वर्सेशन दैट वंस रिजॉल्व्ड मैनी माइनर डिस्प्यूट्स बिफोर दे एस्केलेटेड।
की हो गया तो बड़ी बड़ी एन एडवर्स ऑर्डर ऑफ, अच्छा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, पहले पैरे की आखिरी लाइनें हैं। एन एडवर्स ऑर्डर ऑफन अराइव्स विद नो फेस बिहाइंड इट, नो फॉर्मल क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, नो इनफॉर्मल क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, इनफॉर्मल क्लैरिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपको छोटा मसला बड़ा हो जाने से पहले उसको हल करने की सोचना है। आखिरी लाइन का मतलब ये है, मैं ज़ुबानी उर्दू में बता देता हूँ। अच्छा, आगे पैरा है व्हाट टू डू एंड व्हाट टू प्रूव, द रिस्पॉन्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू प्रूव, द रिस्पॉन्स बिगन्स बिफोर द नोटिस डज। आपने पहले नोटिस आने से पहले तैयारी कर रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट एंटिसिपेट एन ऑटोमेटेड रिव्यू रैदर दैन अ ह्यूमन वन। Every deduction, exemption and withholding credit must be supported by an paper trail that stands on its own, without the benefit of explanation. Reconciling your books, your withholding statements and the department's own data becomes the first line of defense. डिपार्टमेंट के डाटे को आपने देखना है, अपनी रिकन्सिलेशनें बनानी है। Because a faceless system cannot be persuaded, only satisfied by evidence. ज़ुबानी नहीं मानेगा फेसलेस निज़ाम, सबूत मानेगा। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ सर ਕਰਨਗੇ? कंपनी वास्ते होता है नहीं सर मैं बताता हूँ, मैं बताता ਇਹ हूँ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर आगे अगला सुन लें। ਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਪਾਸੇ ਦੋ सर जी ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, मेहरबानी सुन ले, गुफ्तगू कर लेते हैं, मेहरबानी सुन लें। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ What the system shows, there is where practitioners must be most vigilant. ਅੱਛਾ Faceless and algorithm processing depends entirely on the quality of underlying data, and mismatches between what a taxpayer record shows, what the system has fetched or computed are becoming the most common trigger for disputes. Before responding to any notice, the first task to establish precisely what system is showing and what it may diverge from the taxpayer's actual position. ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ history ਹੈ, आगे रेमेडी ये है, मैं बताता हूँ सर, उर्दू में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। द रेमेडी स्ट्रक्चर कीप्स इट्स फेमिलियर लेयर्स अपील टू द, यानी अगर एक काम हो गया तो उसके बाद ऑप्शन क्या है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अपील करनी है, फर्दर अपील टू द ट्रिब्यूनल, रेफरेंस हाई कोर्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप जा सकते हैं अपीलों में, ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ बट द स्ट्रेटजी बिहाइंड इन्वोकिंग दैम has changed. Where a dispute stems from a system generator error, the emphasis shifts towards early rectification rather than protracted litigation. वो कहते हैं कि आपको अगर कोई गलत नोटिस आप समझते हैं आ गया है, उसमें आपके पास क्लैरिफिकेशन मौजूद है, तो बजाय आपको अपील में उसको अपील में जाने के आप पहले ही उसको मतलब रेक्टिफिकेशन में चले जाएँ। किससे करवाएंगे? सर वही निज़ाम में ऑप्शन मौजूद है। कल की बातें हो रही है ना। नहीं आज की बस थोड़ा जा रह गया नोटिस पे अप्लाई करेंगे। ठीक हाँ है जी। सर, करते हैं। हाँ बस अच्छा, आप क्या? where it stems from a genuine question of law, the same rigorous forms remain essential. The lesson in this है, a faceless system does not mean a defenseless taxpayer. इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास डिफेंस कोई नहीं है। इट मीन्स द बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ मूव्ड अर्लियर इन द टाइम लाइन, कि बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले है। एंड द प्रैक्टिशनर हु प्रिपेयर्स बिफोर अ नोटिस अराइव्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द वन हु रिएक्ट्स आफ्टर इट डज। सर जी ने ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੈਸਟ ਲੈ सर ਰਹੇ जी, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ सर ਇਹਦਾ आउटकम, सर इसका मैं आउटकम मैं बता देता हूँ आपको। आगे जो निज़ाम लेके आ रहे हैं वो कह रहे हैं ये नहीं है कि ये फ़ौरन लागू हो जाएगा, अच्छा, लेकिन इसका आगाज़ कर दिया गया है। अब जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं होती, नील रिटर्न फाइल करके बंदा फाइलर बन जाता है।
वहाँ पे जो एफबीआर के नुमाइंदगान आए, हमने उसका क्रक्स ये निकाला है कि वो ये निज़ाम शुरू कर रहे हैं छोटे टैक्स पेयर से। उन्होंने ट्रायल शुरू कर देना है मे बी सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में। उनका रिज़ल्ट ये था कि पहले कंपनीज नहीं आएंगी, सबसे पहले ये इस तरह के छोटे केसेस आएंगे कि जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं की, उनका टैक्स मौजूद है, डाटा मौजूद है एफबीआर में, उनको नोटिस आने हैं फैसला निज़ाम से। अब हम तो जाके अफसर के पास जाते हैं, मिल मिला के रिटर्न मैनुअल रिवाइज़ कर दी, वहाँ पे मैनुअल किसे देंगे? रिटर्न तो बंदा ला भी आ फेसलेस निज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशनें देनी पड़ेंगी, इनकम का सोर्स देना पड़ेगा, जो हमने देखा है। वहाँ पे लिटिगेशन स्टार्ट होगी। इसके लिए आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, कम से कम आपका जो प्रॉपर टैक्स पेयर है उसे कायल करें, उसकी रिकन्सिलिएशन बनाएं। दो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, एक बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस और दूसरा विद होल्डिंग प्रोविजंस। इनका डाटा मैच करके चलना होगा। ये स्टार्ट हो जाएगा फेसलेस निज़ाम जो है ना छोटे टैक्स पेयर से, जो आगे आके हमें फेस करना पड़ेगा। इसका क्रक्स यही है, टैक्स पेयर का अफसर को नहीं पता होगा कि कहाँ का टैक्स पेयर है। मतलब फ़र्ज़ करें कोई आरटीओ मुल्तान में बैठे 3-4 अफसर फेसलेस निज़ाम को डील कर रहे होंगे, उन्हें केसेस आ जाएंगे पेशावर के, उन्हें नहीं पता होगा कि ये पेशावर का टैक्स पेयर है। उन्होंने डाटा जो ऑटोमेटिकली फेसलेस निज़ाम ने उसे फैच करके दे देना है कि इस चीज़ पे इसे नोटिस करो, उसने ये देख के नोटिस कर देना है, उसे नहीं पता टैक्स पेयर कौन है। 1 या 2 नोटिस की हेयरिंग्स मिलनी है, उसके बाद या पेनल्टी है या ऑर्डर है। विद इन ड्यू पीरियड आपने उसका जवाब देना है, उसके बाद आपको टैक्स लगना है या नहीं लगना है। अच्छा, इसमें ये भी है कि बहुत ज़्यादा वो जो है ब्राइबरी वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर आपको लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही अपीलें भी फेसलेस हैं, अपील भी फेसलेस ही होगी। उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ई हेयरिंग दे देंगे, ई हेयरिंग सेंटर्स बना देंगे वो, आपको वहाँ जाके आवाज़ भी इवन अफसर की चेंज होगी। अच्छा, लड़की की आवाज़ होगी उसके। अच्छा, इसमें एक तीसरा जो निज़ाम है वो सेक्शन दिया है। इसमें ऐसे है कि अगर फंड को एक बंदे का बैंक अकाउंट चला एक पॉइंट रहेगा जो साहब बताते हैं। अच्छा, सेक्शन 134B एक मुतारफ़ कराया है। 134B है एल्गोरिदमिक सेटलमेंट। जैसे ADRC इमरान साहब होती थी, ADRC अब भी है, लेकिन आम टैक्स पेयर तो नहीं जा सकते। ये लिखा नहीं है, ये सेक्शन वैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें नोटिस आ गया आपको, एक एल्गोरिदमिक जो है ना वो सेटलमेंट का ऑप्शन भी दे देंगे वो आपको, कि टैक्स पेयर आपकी ये आपकी लेकूनाज निकाले हैं, इसको अगर आप इनकम में ऐड करके सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास किसी चीज़ की रिकन्सिलिएशन मौजूद है वो दे दें, बाकी आप सेटलमेंट कर लें जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की है। सर जी आ गया सेक्शन, उसका टैक्स जमा करवा के आप सेटलमेंट वहीं पे कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। रिटर्न रिवाइज कर दें, आपका वो माना जाएगा। बहुत से चार्ज पेनल्टी से बच जाएंगे। हाँ, उससे बच जाएगा। 130 आ गया जी। ये तो फिर फाइनेंस एक्ट हो गया ना, मतलब ऐड हो गया ना किताब। ये लिखा है ना इसका सब सेक्शन 4, अ टैक्स पेयर हु ऑप्ट्स टू अवेल द मैकेनिज्म शैल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफर। अच्छा, 10 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट ऑफर हो जाए और उसे एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफर ऑन IRS, अच्छा, डिपॉजिट द सेटलमेंट ऑफर अमाउंट अलॉन्ग विद रिवाइज्ड रिटर्न, revise the relevant return of income to incorporate the settled amount. The issue confronted to the taxpayer through notice of selection of audit or notice shall under section 111 and audit report under section 6 of 177, notice under section 9 of 122 as the case may be shall stand abated. खत्म हो जाएगी 10 वो दिन खत्म हो के अंदर जाएगी। ऑफर है, थानू 10 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर लो, जिन्नी अमाउंट की उसी अमाउंट से फिर करनी हाँ पैनी जी, है। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।
करना टैक्स अजे क्या था पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन मतलब कि वो जितनी अमाउंट उन्हें देती हो उसी अमाउंट से करना पैना। नहीं तो उन्हें बड़ी प्यारी गल की थोड़े खिलाफ कन्वेक्शन भी नहीं होनी बाद मुल्कों में ना टैक्स चोरी ਨੂੰ कन्वेक्शन स्पेशली बड़ा जुर्म है। अच्छा हाँ ये फैसल है। ट्रांजैक्शन जो है ना बैंक अकाउंट, हाँ जी, वो बड़ी मैटर करेगी। फर्ज करो बंदे की बैंक अकाउंट चली ट्रांजैक्शन 8 करोड़, इसीलिए उन्होंने बैंक अकाउंट को मांगे पहले नहीं लिखे थे। अच्छा सेल छो गई है 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, अब उसको नोटिस आएगा लास्ट कि आपका टर्नओवर इतना है, आपने शो इतना की क्लैरिफिकेशन दो। फिर उसका हल दस रहा। अच्छा अब जो असल मसला है ना मेरे ख्याल में वो ना कमीशन एजेंट जो है, क्योंकि हमने कमीशन एजेंट का वो शो तो नहीं करना, अपने टर्नओवर तो शो नहीं करना, उसकी सेल तो नहीं करनी, लेकिन उन्होंने उधर कमीशन एजेंट का मेरे ख्याल के मुताबिक सेल ही कंसीडर करनी कि आपका बैंक अकाउंट चला 30 करोड़ का, आपने रसीद डाली है इतनी, तो आपने सेल नहीं डाली, नोटिस आएगा। सर जी देखें कमीशन जहाँ तक देखें ये एक निज़ाम शुरू हो रहा है, इसकी खूबियाँ खामियाँ भी सारी सामने आनी हैं, खूबियाँ खामियाँ आनी हैं। मैं नहीं समझता कि एक नोटिस जिस पे नीचे अफसर का नाम ना हो, जुरिस्डिक्शन ना हो, उसे साइन हो, नोटिस आ जाएगा। अब उसका वैसे तो इन्होंने सेक्शन में दे दिया है कि नेशनल फैसला सेंटर और उनकी जुरिस्डिक्शन भी साइन कर दी है, तो लेकिन बहरहाल ये सिस्टम चलना है। अदालतों में भी जाएंगे फिर वो नाम भाई ऐसा भी है कोई कि ऑफिसर का नीचे को नाम नोटिस पे कोई चीज़ भी नहीं है ना, वो ऐसा कोई कानून सही वो होगा ना चैलेंज अभी तो। हाँ चैलेंज होगा ये तो। साइन हो गया होगा लिखा हो ACIR फैसला सिस्टम 01। हाँ ऐसे शायद लिख दे, लेकिन उसके मुताबिक फिर कानून भी बनाएंगे प्रॉपर, फिर ही होगा ना, ऐसे अभी तक तो नहीं है ऐसा। चैलेंज उन्होंने एजेंट भी आ जाने कोई मसला नहीं है। हाँ एजेंट तो आ जाएगा। अच्छा नहीं साहब, ज़्यादातर जो मसला है वो कमीशन एजेंट को आएगा। कमीशन एजेंट को, और जो प्रॉपर होते भी नहीं वो अपना आपको कहते हैं हम कमीशन एजेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि है। उनकी अच्छा सैलरी होती है जो बंदा भी हमारे पास आता है ना, जो बंदा भी आता है हमारे पास, जगह को लाइसेंस है तो उसके क्वालिफाइड लिए लाइसेंस होना जरूरी है, उसका कमीशन बिल्कुल कह दो लाइसेंस से रखो सारा। और उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो किसी कंपनी के साथ ना हो। सर जी नहीं, मेरी गुजारिश सुने, मेरे पास ये भी है। मैं तो अक्सर कमीशन किसी एजेंटों को कंपनी कहता के साथ हूँ, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। देखें कंपनी- कमीशन एजेंट हो वैलिड भी होगा चलेगा, लेकिन ये मसला ये है कि ये बिल नहीं करते, कमीशन का बिल नहीं करते पार्टियों को, बहुत कम है। जैसे कॉटन फैक्ट्री को बिल कर दिया, उससे कमीशन पे टैक्स भी कटवा दिया, पूरा नहीं कटवाते। मतलब हर ट्रांजैक्शन, एक ट्राला भेजा, उसका कमीशन का बिल बने, उसकी अमाउंट फैक्ट्री से उसको ट्रांसफ़र हो। अच्छा अमाउंटें भी ट्रांसफ़र किसी और जगह से हो रही हैं, आपको पता नहीं किधर से हो रही है। जब किसी और जगह से ट्रांजैक्शन होंगी तो फिर वो कमीशन एजेंट तो नहीं, अगर कंपनी से ट्रांजैक्शन होगी तो कमीशन एजेंट नहीं होगा। इस तरह के इसमें मैं एक पेस्टिसाइड का डीलर हूँ, मैंने पेस्टिसाइड कंपनी से परचेजिंग कर ली, मेरा अरबों का अमाउंट चल गया, मैं कहता हूँ मैं कमीशन एजेंट। जब कंपनियों की अमाउंटें वेरीफाइड होगी कि मैंने लीडर एजेंट से ली है या फलानी बायर से ली है, तो मैं कमीशन एजेंट तो नहीं रहा। सर मार्जिन पे आ जाएंगे, डीलर और मार्जिन पे आ जाएंगे। अब लेकिन डीलर वो और मार्जिन का फैसला हाईकोर्ट का हो गया। नहीं, वो तो आ जाएंगे, हाँ इमरान साहब ने कराया फैसला। वो तो आ जाएंगे। अच्छा सर जी मेरी तरफ से ब्रीफिंग खत्म हो गई, अब क्वेश्चन आंसर या वापस नईम साहब नमाज कितने बजे है? अच्छा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा इमरान साहब से भी, कल इनका लेक्चर भी शेयर हुआ है, तो जो है ना PRA के थोड़े से नोटिस जो आ रहे हैं, उनकी अच्छी डिस्कशन थी उस पर। वो 5-5 साल के अकाउंट्स मांग रहे हैं, और वो PRA उस पर थोड़ी सी ब्रीफिंग इनसे ले लें, थोड़ा सा ब्रीफ करके वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ परसों मैंने जी मुल्तान टैक्स बार में लेक्चर दिया था इसके ऊपर कि जो हमारा बेसिकली फाइनेंस जो पंजाब फाइनेंस एक्ट 2026 है उसमें अमेंडमेंट्स क्या आई हैं। उसमें जो ख़ास तौर पर 2-3 अमेंडमेंट्स आई हैं। एक तो उन्होंने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी है। पहले जो डेफिनेशन थी पंजाब सेल टैक्स सर्विसेज एक्ट में वो थी कि जी कि जो शख्स सस्पेंड नहीं होगा, ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, या फिर पिछले 3 माह में से उसने कोई एक रिटर्न भी जमा नहीं कराई होगी, कोई एक रिटर्न भी उसने जमा करा दिया तो वो एक्टिव था। अब उन्होंने कहा जी कि सेल टैक्स की तरह वो ले आए हैं कि जी कि 2 महीने की कंसेक्यूटिव उसने ड्यू डेट में रिटर्न जमा करानी है।
अब ड्यू डेट का मतलब है जी कि जो 15 तारीख दी हुई है महीने की, उसने 15 तारीख में ही रिटर्न जमा करानी है सेल टैक्स और पंजाब सर्विसेज की। अगर वो पंजाब सेल टैक्स और सर्विसेज की रिटर्न ड्यू डेट में जमा नहीं कराएगा पिछले 2 महीने की, अगर उसने 16 को भी जमा कराई है ड्यू डेट में नहीं है, तो वो नॉन एक्टिव 2 महीने बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फिर उसको इनपुट नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी तब्दीली जो आई है पंजाब सेल टैक्स सर्विसेज में वो आई है कि कैपिटल एसेट अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर खरीदेगा और उसका इनपुट क्लेम करेगा तो अब उसको पूरा नहीं मिलेगा। अब उसको 12 महीने के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 12 महीनों में उसको हर महीने क्लेम करना है। किसी ने सवाल किया था जी कि अगर सॉफ्टवेयर कैसे अलाउ करेगा, मैंने जी कि अगर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है कि एक बार आपने एंट्री कर दी और वो 12 महीने उसका इनपुट ऑटोमेटिकली उठाता जाए, तो फिर आप हर महीने इनवॉइस क्लेम करेंगे। अगर 1 लाख रुपए का आपने एसेट लिया है जिसमें 16,000 रुपये आपका इनपुट बनता है, 18,000 बनता है, 18,000 आपका इनपुट बनता है सेल टैक्स का जो आपने सर्विस प्रोवाइडर ने उसको क्लेम करना है, 12 महीने में, तो फिर वो हर महीने वो 1 लाख रुपए की इनवॉइस क्लेम करेगा। 18,000 रुपये का इनपुट आ जाएगा उसके पास, उसका उसने 12वां हिस्सा लेना है, बाकी इनएडमिसिबल कर देना है हर महीने। इस तरह 12 महीने चलेंगे। नहीं जो एडमिसिबल सेलेक्ट कर लिया, क्लेम कर लिया, दोबारा शो होगी सर दोबारा शो, अब ये देखें, ये तो मैनुअल उसने एंट्री करनी है ना, इनपुट की जो मशीनरी खरीदी जाती है वो मैनुअल एंट्री होती है। पीछे आगे तो नॉर्मल हुई है, फिर वो फिर अगर तो पीछे से ट्रांसफ़र होके आ रही है, अगर क्योंकि ये इनवाइस है FBR की, FBR की इनवाइस अगर PR है कहता जी कि एनेक्सर A में हमें इनपुट अलहदा से मैनुअल फिट करने की परमिशन नहीं है, तो फिर आप वाली बात ठीक है, फिर हमें एक दफ़ा जो क्लेम कर लिया फिर उसका जो PR है फिर अपने ऑप्शन सॉफ्टवेयर में उसका ऑप्शन देगा। अगर मैनुअल मैं ऐड कर सकता हूँ और उसमें ये ऑप्शन नहीं, मैनुअल PR में भी ऐड नहीं हो रही है, तो फिर एक दफ़ा फिर PR इसका जी अपना वो मैकेनिज़्म देगा, और अगर नहीं दिया तो लेटर लिख दें जी कि इसका मैकेनिज़्म नहीं है। अगर तीसरी जो बड़ी तब्दीली आई है वो आई है कि सेल टैक्स में है कि 10% हमें आउटपुट का देना होता है हर महीने, अब इन्होंने इसको 20% कर दिया है PRA ने। अब आपने आउटपुट टैक्स का जितना भी आपका चाहे करोड़ों रुपए इनपुट भरा है वो उसका बेनिफिट आपको 80% तक तो मिलेगा आउटपुट के टैक्स का, लेकिन आपको 20% आपको नहीं डिसअलाउ नहीं करेगा, आपको कैश देना पड़ेगा, वो अगले महीने फिर अवेलेबल होगा। अगर ऐसे समझ लें आपका पेबल बनता है 50,000 रुपये और आपके पास 1 लाख रुपए इनपुट मौजूद है, तो 50,000 का 20% जो होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा हर। तो पहले ये 10% था, अब उन्होंने इसको 20 कर दिया है। और पहले 10% था 5,000, अब उन्होंने इसको ਵਧੇਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ 50% ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ सब मुल्क विक गया वा, हैं? मुल्क विक गया, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ पाँच ਕਿ पाँच साल के डॉक्यूमेंट जमीन मांगे, रह गए उत्ते आ गए। टैक्स भी ऐसे ही बना के भेजी जा रहे हैं कितना इतना टैक्स जमा करो। हाँ भाई PRA वाले सर वो तो अन्य वाह कर रहे हैं ना। टैक्स भी ऑटोमेटिक अच्छा, फिर विद होल्डिंग की बात हुई थी, जो विद होल्डिंग एजेंट है कंपनी 2015 से उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसने अपने आप को PRA में कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर भी कराना है, PNTN नंबर लेना है या विद होल्डिंग नंबर लेना है। महकमा जब PRA को ये प्रॉब्लम आई थी कि जी के विद होल्डिंग एजेंट का एक चलान था बैंक का, उस बैंक के चलान में वो अपना अमाउंट लिख कर जमा करा देता था, जिसके ऊपर वो जाती थी कलेक्शन लाहौर में। मुल्तान वालों ने उस वक्त मिन्नतें की, तल्ले किए, हर कंपनी में गए, मेहरबानी करो हमें कलेक्शन मुल्तान नहीं मिल रही, वो लाहौर जा रही है, आप विद होल्डिंग रजिस्ट्रेशन करा लें। अब लोगों ने विद होल्डिंग रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो अब उनको पिछले 10-10 साल के नोटिस आ रहे हैं कि जी का अपने ऑडिट अकाउंट्स ले आओ। अच्छा, ऑडिट अकाउंट्स नहीं ले, अगर वो देता बेचारा गरीब, तो फिर उसके साथ एक और जुल्म करते हैं कि जी के उसकी FBR में जाएंगे, उसकी 153(1)B और C और जितनी भी सर्विस के सेक्शन है वो सारे उठा लेंगे और उसको कहेंगे जी कि रे आप इस पर टैक्स जमा कराओ। तो रे एक विद होल्डिंग के साथ जाती हो रही है। नया क्लाइंट अगर आपका विद होल्डिंग कंपनी बनी है तो कंपनी को कभी भी मैं मशवरा नहीं दूंगा कि लाभ में विद होल्डिंग एजेंट बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आपने विद होल्डिंग एजेंट बन गए हैं वो डाटा उनके पास चला जाएगा।
जिस वक्त आप सर्विस लेंगे तो सर्विस लेते हुए आपने वो चालान मैनुअल जमा करा देना है, वो लाहौर चला जाएगा, इनको पता भी नहीं लगना मुल्तान में कि किसका चालान कहाँ जमा हुआ है। और अगर पूछा भी जाएगा आपसे सर्विस प्रोवाइडर का कि विद होल्डिंग की है कि नहीं की, तो वो चालान भेज दें कि जी हमने विद होल्डिंग कर दी है। अदरवाइज ये फिर ब्लैकमेलिंग महकमा बहुत ज़्यादा कर रहा है और हमें रिक्वायरमेंट नहीं है विद होल्डिंग नंबर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अच्छी कंपनी को एज ए विद होल्डिंग एजेंट। वो बस लेटर लिख देंगे, आपको लेटर में लिखें जी कि लॉ में बताएं कहाँ रिक्वायर्ड है, कैसे कि मैंने आपके पास कंप्यूटर में ऑनलाइन फीड करनी है, दे मैनुअल देने की भी आपके पास इनका रजिस्ट्रेशन में कंपल्सन है ना? नहीं है सर, नहीं है सर। ये 2015 से मेरी बहस हुई थी और बड़े अच्छे ऑफिसर थे मुल्तान में हमारे। इस वक्त वो LTO बैठे हैं, वो उस वक्त मुल्तान हुआ करते थे। तो मैंने जब उनको लेटर लिखा, वो कहता है इमरान तेरी मेहरबानी लीगल गला जना जाया कर, तू नंबर ले लो, सानू लाहौर जाती है कलैक्शन, तो सानू मसला आंदा, सानू कलैक्शन मुल्तान मिल जाऊगी, सादा जो टारगेट बजट पूरा हो जाऊगा। तो ये हर तरह से तसल्ली है कि मुझे बहुत बड़े ऑफिसर हैं LTO के इस वक्त, उस वक्त वो PRA में थे, तो उन्होंने भी मुझे ये बात एक्सेप्ट की थी कि जी कि आपका मौक़िफ़ ठीक है। और इस पे US वो चलते हैं सर बात। फिर उसके बाद महकमे को सेक्शन इनका है एक PRA में रजिस्ट्रेशन कराने का। अगर आप गवर्नमेंट ठेका लेते हैं या किसी पब्लिक इदारे से कोई ठेका लेना है, नीलामी में हिस्सा लेना है, तो पहले इनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी कि आपने फॉर्म 3 या इनका रजिस्ट्रेशन का वो साथ जमा कराना होता है कि जी कि मैंने सेल PRA में रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। अब उसे भी उन्होंने एक स्टेप आगे ले गए हैं। वो कहते हैं जी कि अब अगर किसी वक्त कोई शख्स डिफ़ॉल्टर होता है, कोई प्रॉब्लम करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उसको हम जो जिस पार्टी से ठेका लिया हुआ है उसको भी हम कह सकते हैं कि मनसूख कर दें। अब मनसूख कराने का अख्तियार भी इनको मिल गया है PRA को। उसके लिए पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद आपको सुना जाएगा। अगर अफसर समझता है जी कि अभी आपका जो जवाब है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर वो आपका ठेका भी, जो भी आपका इनपुट आपने क्लेम करना है किसी भी इनवाइस का, वो रोक देगा। अगर उसको शक पड़ गया जी कि इनवाइस 2 नंबर है, फेक है, तो उस इनवाइस को वो रोक देगा। इसी तरह अगर कोई शख्स रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको 1 टाइम पेनल्टी लगा करती थी। अब उन्होंने उसको नोटिस के साथ मसरूद कर दिया जी कि जब तक वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको मल्टीपल पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती हैं। जहाँ पहले पेनल्टियाँ 50,000 1 लाख थी, वो अब 10-10 लाख रुपए कर दी हैं। इसी तरह ये 5 से 10 और 50 और एक जगह तो 50% बढ़ा दी है। पहले 10% थी अगर आपने टैक्स फ्रॉड किया है। अगर कोई इनपुट आपने 1 लाख रुपये का 2 नंबर क्लेम कर लिया है, अगर वो पकड़ा गया कि वो 2 नंबर इनपुट है, तो पहले उसका आपने 1 लाख का 10 लाख देना था, अब वो 1 लाख का आपने 50 लाख देना है अगर 2 नंबर इनपुट पकड़ा गया है PRA में। वैसे नहीं है। और इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है उनका, उसके ऊपर भी उन्होंने 10 लाख की पेनल्टी लगा दी है कि पिछले वो 25 में लग गई थी कि जो शख्स सॉफ्टवेयर PRA का नहीं लगवाएगा उसको 10 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये पेनल्टी थी, लोग नहीं लगवा रहे थे सॉफ्टवेयर। होटल वाले कहते थे 1 लाख रुपये बिल आएगा ना पेनल्टी भर देंगे। अब उन्होंने उसको भी 10 लाख कर दिया है। 10 लाख या 25 लाख? 10 लाख, वो तो 25 में हो गया था। फिर उसके बाद इसी तरह इन्होंने भी रिस्क बेस्ड ऑडिट का ऑप्शन खोल दिया है कि ऑडिट में भी अगर कोई चीज़ आ गई है तो वो आपका इनपुट भी रुकवा देंगे इनवाइस का, और उसकी भी वही तरीका है कि कमिश्नर को आपने अपील करनी है और कमिश्नर उसका 30 दिन में फैसला करेगा। अच्छा, पहले इसके पास था कि जी के जो सीजर करना होता था वो कमिश्नर के पास तैयार था, और सीजर के लिए बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी कि किसी जगह में कोई प्रॉपर्टी को सीज करना है। अब वो अख्तियार डेलीगेट करके अफसरों को भी दे दिया गया और बोर्ड से परमिशन लेने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। पहले कमिश्नर के पास अख्तियार था कि सीजर करना तो वो अथॉरिटी देता था, अब वो एनफोर्समेंट उनके पास भी आ गया है। और इसी तरह फिर ये काफ़ी सारे आइटम ऐसे ही हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और इनका जो इनपुट टैक्स है मैरिज हॉल का है वो 5% पहले मिलता था उनको, उसको 8% कर दिया है। तो अब इसके साथ एक तीसरी कंडीशन भी आ गई है
कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं उनको उन्होंने कहा कि जी कि बैंकों को कह दिया है, टैक्स पेयर को भी कह दिया है। पहले 8% जो कैटेगरीज हैं वो 14 कैटेगरीज हैं, इसमें क्लब वगैरह भी हैं। क्लब वगैरह के लिए कहा गया जी कि 50% उसका इनपुट, बाकी 13 कैटेगरीज का इनपुट जो है वो अब बैंक जो अपनी उसने मशीन दी हुई है, मशीन के साथ होता है एक MCC कोड, MCC मर्चेंट कोड होता है एक। जैसे एक रेस्टोरेंट जब लेगा मशीन तो बैंक अपनी आसानी के लिए कि किसको हमने दिया है वो उस बिज़नेस के कैटेगरी को एक कोड लगाता है। उस कोड को बैंक को पाबंद कर दिया गया है कि जी कि इस कोड के ऊपर जो भी पैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड से इकट्ठे होंगे, जैसे कोई होटल है तो उन्होंने कहा जी कि 8% आपने अगले महीने की 10 तारीख को आपने खुद भी ढल करके हमें जमा करा देने हैं। अब रेस्टोरेंट जो बेईमानी कर रहे थे, कैश में तो बेईमानी हो रही थी, जो क्रेडिट साइड सेल पे भी अगर वो बैंक की ट्रांजैक्शन में भी जो बेईमानी हो रही थी वो रुक जाएगी। अब बैंक पाबंद है कि 8% वो खुद भी ढल करेगा। 8 नहीं, वो 5 नहीं है, अब 8 हो गया है मैरिज हॉल पे, बाकियों पे 8 हो गया है। सब 14 कैटेगरीज है जिन पे 8 हो गया है। वकीलों पे भी 8 होना, हमारे भी नहीं, हमारे पर वकीलों पे नहीं है सर। ITP के ऊपर है, हमारे तो है ना, ये बात है। एडवोकेट्स पे नहीं है। आईटीपी पे डबल है, ITP वो 8% है। नहीं, ITP पे 16% है जी, 16% है। लेकिन 5% हमें देखना पड़ेगा, उसको नहीं उन्होंने छेड़ा। अकाउंटेंट पे भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पे भी है, फंस गया था, फंस गया। हाँ, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट हम वकील भी आ गया ना जी। अब्दुल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट भी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। आईटीपी नॉन एक्टिव है, डबल है। गाई साहब फंस गया, गाई साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ बेटा बैठा जी एडवोकेट हाई कोर्ट। ऐसी कोई गल नहीं, बाकी मजाक में बात हो रही है सर, उसमें कोई रियायत नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ITP पे कोई टैक्स नहीं है सर। अच्छा, अगर वो किसी कंपनी को सर्विस दे रहे हैं और वो काटना चाहे तो वो उसका काट ले, बाकी इंडिविजुअल पे आप कोई टैक्स नहीं है जी। अगर कोई टैक्स लगाएगा तो देख लेंगे सर। ITP पे वकला ने जी के समझ महमूद मिर्ज़ा साहब ने एक फ़ैसला दिया था 2012 के एक्ट के मुताबिक। वो उन्होंने कहा था कि जी कि उसका जो एडवोकेट उन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2025 में ना इन्होंने कानून बदल दिया सारा। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 सेल टैक्स की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट ले आए हैं। अब उन्होंने कहा जी कि जो पॉजिटिव लिस्ट है वो 0 रेटेड है शेड्यूल 1 में। इसके बाद शेड्यूल 2 है, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक रिड्यूस है, एक फिक्स है और एक स्टैंडर्ड रेट है। तो जो स्टैंडर्ड रेट वाले हैं वो स्टैंडर्ड पर टैक्स जमा कराएंगे, बाकी रिड्यूस वाले हैं, इस तरह 3 कैटेगरीज हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी कि अब अगर तो वो 0 रेट नहीं है तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड में है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 2025 से पहले उन्होंने लिस्ट दी हुई थी सेकंड शेड्यूल में कि जी कि इन पे टैक्स लगेगा। अब मेरे सामने एक केस आया था 2017-18 में चमन जार अस्करी झील का, मुल्तान में। उन्होंने कहा जी कि आपके यहाँ पर चमन जार अस्करी झील में झूले लगाए हुए मेरे सर्विस दे रहे हैं। तो मैंने सब शेड्यूल देखा तो उसमें झूलों का राइडिंग्स इस तरह के जो बच्चों के हैं उसमें कोई लिस्ट नहीं थी। हमने कहा जी कि टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। बाद में फिर 21 और 22 में ऐड हो गई थी, बच्चों के झूले हो गए, लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क हो गए। लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी कि जो चीज़ हमने 0 नहीं की वो टैक्सेबल है। 25 में अब हर तरह की सर्विस टैक्सेबल है। अब उसके बाद जो वकला वाला जो था ना 2012 में जो कानून आया था वो समझ मिर्ज़ा साहब का, वो ला थोड़ा सा चेंज इस तरह हुआ है। इसके बाद पंजाब बार काउंसिल के वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग हुई है पाकिस्तान, इधर पंजाब सर्विसेज बोर्ड में PRA एक्ट में जो अथॉरिटी है। तो उन्होंने कहा कि जी कि हम इस पर क्लैरिफाई कर देते हैं और इस वकला पे हम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। तो वकला को उन्होंने अजम्पशन एक तरह की वर्बली हो गई है, नोटिफिकेशन भी किसी वक्त भी आ जाएगा। बाकी इसके अलावा रास्त ID और ये जो ATM वाली जो मैंने आपको बता दी है, बैंक अब खुद 14 सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट है जिसका बैंक अब खुद टैक्स जमा कराएगा। जैसे आप किसी होटल में पिज़्ज़ा खाने गए हैं, पिज़्ज़ा खा के आपने कहा ये कार्ड है मेरा, इसमें से मेरा पेमेंट ले लो। जब वो पेमेंट ले लेगा तो अब पहले टैक्स पेयर खुद जमा कराया करता था, अब बैंक उसका 8% जमा कराएगा, टैक्स पेयर खुद जमा नहीं कराएगा। हाँ जी सर, वो उसका बैंक सर्टिफिकेट देगा और वो अपनी रिटर्न में लिख देगा विद होल्ड कर लिया बैंक ने।
सर हमें वो 10 तारीख को बैंक देगा रिटर्न फाइल करनी है वो विदिन 15 डेज। सर, वो 15 दिन में करनी है। 10 तारीख को बैंक पाबंद कर दिया है कि सर्टिफिकेट देगा कि मैंने आपके इतनी विद होल्डिंग की है। PRA में जो विद होल्डिंग की है, तो ऑटो नहीं आ जाएगी उसके? ऑटो सर जी ऑटो भी नहीं आएगा, बैंक सर्टिफिकेट देगा। हो सकता है ऑटो भी आ जाए। जैसे हमारा चलान सबमिट हुआ, हमने वहाँ पे जब पेमेंट की आईडी को जब सिलेक्ट करते हैं कि पेमेंट हमारी सर- डिपॉजिट हो गई है, सर जी अब तो वहाँ पे जब वो शो करता है कि चलान आपका डिपॉजिट हो गया, तो वहाँ पे वो हो सकता है कि ऑटो आ जाए वहाँ पे सारे चलान कि जी कि आपका 2 लाख रुपये ऑटो डिपॉजिट हो गया। तो अरे अभी PRA का मैकेनिज्म सामने आएगा, अभी तो कानून आया है, अभी तो सॉफ्टवेयर में क्या आता है वो देखेंगे। बैंक लागू फौरन कर देते हैं। बैंक में कितना तो लगेगा? सर बैंक के पास कोड है, ये जो मशीन मैंने बैंक ने दी हुई है इसके पीछे कोड लगा हुआ है। उस कोड को उन्होंने कहा जी कि इस कोड पे जो भी मशीन है, चाहे वो होटल में इस्तेमाल हो रही है, चाहे पेट्रोल पंप पे इस्तेमाल हो रही है, जहाँ भी उस मशीन से पैसा निकलेंगे बैंक ने 8% जमा करा देना है। अब बाज़ जगहों पे ऐसा भी है कि पेट्रोल पंप की मशीनें होटलों में इस्तेमाल हो रही हैं, होटलों की मशीनें कहीं बाहर इस्तेमाल हो रही हैं किसी जगह पर। पेट्रोल पंपों में कैसे पेट्रोल पंप इकट्ठे हैं, होटल भी इकट्ठा है, पेट्रोल पंप भी इकट्ठा है, मालिक एक ही है। यानी अब बिजनेस प्रेमिसेस के बजाय डिवाइस पे लगा। अब डिवाइस पे लग गया है। अब उन्होंने कहा जी कि इस डिवाइस के ऊपर जो कोड लगा हुआ है, उस कोड पर अगर वो फॉल करता है होटल की कैटेगरी में, 16 भी नहीं सर जी। अब क्योंकि कैश तो फिर जितना शो करना किसी और ने तो 16। अच्छा, फिर इसके बाद जो तीसरी बात रही है कि जो आपका रेस्टोरेंट है, ब्यूटी पार्लर है, होटल है, वो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड लेने से मना नहीं कर सकता। अगर उसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे अपना रास्ट आईडी दो, मैंने रास्ट आईडी जो एक QR कोड है उससे पेमेंट करनी है और मुझे 8% जो मेरा बेनिफिट है 16 की बजाय 8 वो टैक्स लगाओ। तो नहीं सर, कैश पे 16% है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हम मशीन नहीं रखते। एक तो मशीन पाबंद कर दी है होटल रेस्टोरेंट्स को हुकूमत पंजाब ने, और ब्यूटी पार्लर को तीसरा उन्होंने इसको पाबंद कर दिया है जी कि रास्ट आईडी QR कोड का स्टिकर भी वो हर दुकान, अपना होटल ब्यूटी पार्लर अपनी दुकान पर लगाएगा, रेस्टोरेंट पर लगाएगा, ताकि जो ब्यूटी पार्लर की खैर और रेस्टोरेंट होटल का वो तो नहीं में जाना तो अब ये पाबंदी है। कोई होटल ये नहीं कह सकता जी कि मैं आपसे डिजिटल पेमेंट नहीं लेता, अच्छा क्योंकि होटल वाले जो सबसे बड़ी बेईमानी कर रहे हैं वो 16% बचा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट बाज़ होटल पूरी जमा करा रहे हैं, बाज़ उसमें भी चोरी कर रहे हैं। अब वो चोरी तो रुक गई है, लेकिन जो कैश अगर सेल हुई है उसकी 20 लाख रुपए की, 20 लाख में समझ लें कि 16% 3,20,000 हो गया। 3,20,000 रुपये में से वो 80,000 जमा करा रहा है, 1,20,000 जमा करा रहा है, बाकी वो खा रहा है। अब इसके लिए वो EMS लगाया होगा उन्होंने। अब EMS में भी बेईमानी, बाज़ दफ़ा इन्वाइस देते हैं होटल वाले, आप मांगेंगे तो देते हैं, नहीं तो देते भी नहीं है इन्वाइस। सर जी ये होता है PST। सर जी इन्वाइस नहीं देते ना आपको, इन्वाइस दे दी है तो अब वो इन्वाइस EMS में जाती नहीं है PRA के पास। सिस्टम जा रहा है जा रहा है वो तो बैंक जमा कराएगा। अब सर आपको नहीं पता लगना, आपका ताल्लुक ही नहीं है, आपने तो इन्वाइस ले ली तो अब बैंक आप दुकानदार को बताएगा ना जी मैंने आप ले लिया है। 8% तो लेगा आपसे, वो आपसे तो पूरा बिल लेगा, आपका कार्ड से पैसे पूरे निकल गए हैं। ये टैक्स अपने टैक्स कंसल्टेंट के लिए आसानी हो गई है, जो होटल्स को सर्विस दे रहे थे, अब एक सर्टिफिकेट आएगा। अब ये अजाब ख़त्म हो गया जी कि टैक्स पेयर चोरी कर रहा है और फिर वो नोटिस लेके आता है कि जी कि अब नोटिस आ गया है, मैंने चोरी की हुई थी। अब वो कम से कम टैक्स कंसल्टेंट को सुकून हो जाएगा कि उसका बैंक वाला जो अब रिकॉर्डेड है ना वो तो पूरा जमा हो रहा है। अब वो बैंक जमा करा रहा है, हमारी जिम्मेदारी उतर गई है। अब रेस्टोरेंट वाले की भी बैंक जमा कराएगा। अब जो आपकी 8% की क्रेडिट कार्ड पे कट गया ना वो बैंक जमा कराएगा, मशीन के ऊपर है। हाँ अगर तुम मशीन पेट्रोल पंप नहीं रख दूँ मैं वो तो आपने पूरी देनी है ना। मशीन भी लाजमी है। फिर और दूसरा लेगा तुम पेट्रोल पंप की मशीन रख दो रेस्टोरेंट के अंदर, और तो नहीं कटूगा बैंक। लेकिन कोई किसी ट्रेडर की मशीन रख दो, दुकानदार की मशीन रख के अंदर रख दो, उसे नहीं पता लगना। लेकिन ये है कि
और EMS और फिर ये चीज़ा टैक्स फ्रॉड और ये तो 50 गुना जुर्माना लग जाना पे 50 गुना जुर्माना। 50 ਲੱਖ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ। खर्चा भी हो जाएगा। लेकिन अगर पकड़ा गया तो वो खर्चा अलहदा देना पैना 50 लाख तो ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫੇਸ ਵੈਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। मैं कोल्ड स्टोर पे कितना टैक्स है ये रहेगा? ये सही जगह साहब दसोगे 10% आठ हो गया पहले 5 8 हो गया। ये कैटेगरी हैगी है मेरे को कैटेगरी पूरी पैक एक इन्हें कितना करके करेंगे तो बंदे के साथ आपका स्टे वगैरह नहीं है किसी पे ना आप जा दो चलो मैं PR हाँ जी। पे ले लूँ। स्टे दो मौसम आपका कितना है? खर्चा कितना पड़ना है हाँ आपका ज़्यादा होगी फिर रही तो रहेगा। हाँ बिल्कुल आप भी फसल जिस के साल ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕੋਈ ਸੀਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਆਮਦਨ नहीं वैसे आपने नहीं तो खाली कहते असली आते आलू रख दें लेकिन एक मसला आ रहा है साढ़े को इन्ना कैपिटल ही नहीं मतलब 20,000 बोरी साढ़े को पई आ मेरा पैसा साढ़े को होना चाहिए फिर ही रख सकते हैं ना ਵੀ ਠੀਕ ਆ 20000 ਬੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲੂ ਹੈ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ 40 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। पूरा कहना दूसरा भी मसला आता ना जेब में आलू मेरे पै ने मतलब मेरे 20,000 बोरी है वो मैं हिसाब ला 2 करोड़ 20 लाख की मांगती थी उसलिए हम पता नहीं कि ये पहले 2 करोड़ 20 लाख आ रहा है तेरे को ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ मतलब वही मसला ना फिर- देखो जैसी कहते हैं साडी आपकी आउटपुट पई वो है जेह्ड़ी- नहीं बेची है जी अगर अगर 2 वो- करोड़ 20 लाख दे किथे वो तो 20 लाख ਅਗਰ ਉਹ नहीं, ਆਪ ਉਹਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਆ हाँ जी। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ दूसरा अगर वो आप दे- तेरे इनकम का हम कितना रेट है वो नहीं कोई पता लगा ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੀ ਇਨਕਮ ਦੇ हां वो फटा ਇੱਕ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ 25 ਦਾ हां ਅੱਛਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ बिहार साल रेट ਪੰਜਾਬ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 1997 ਦਾ हां ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ हां लिखा उन्होंने ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੈਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੌਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਰੇਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋਊਗੇ लेकिन वो फ्रांस ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ 5 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਜੋ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰਤਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਗਲੀ कोई रेट नहीं है लेकिन प्रोविंशियल असम्बली को अख्तियार हासिल हैगा वा कि जी कि वो पिछले 2 साल पुराने रेट ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿन जून भी गुजर गया वा हां जी जी ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ तो फिर वो सैक्शन 11 तब्दील करके अच्छा नहीं तो फिर अपना की कहते आ नहीं वो तो आप एग्रीकल्चर इनकम पॉलिसी टैक्स नहीं कोई देता रेट है वो भी खत्म हो गया वो भी खत्म सर पिछले रेट तो ख़त्म करते हैं ना पिछले फिर इफेक्टिव हो गया मेरे हिसाब नाल हो गया ना पिछले इफेक्टिव हो गया लेकिन 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਆ ਗਿਆ 12 लाख वाला पिछला इफेक्टिव हो गया करो वो चेंज ही नहीं हुआ तो पिछले का है ही है अच्छा मौसम जो आप इनकम लेते हो टैक्स नहीं होता एग्रीकल्चर का कोई पेड है या मार्च नहीं 25 मार्च 25 अजी गई ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਓ पिछले साल ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और टैक्स लगना नहीं पड़ा ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸਲੇ ਮੌਸਮ ਐਗਰੀ ਇਨਕਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਗਰੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ प्रॉपर उसमें प्रॉपर्टी मांगता है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी डिस्क्रिप्शन दें ਦੇ ਦੇਗਾ आप एग्री लैंड की डिस्क्रिप्शन देंगे फला एरिया इतनी ज़मीन है इस पे इतना हमें इनकम है मेरी जो वेबसाइट में अच्छा अगर 2 जगह या 3 जगह जितनी जगह भी है आप सब सारी डिस्क्रिप्शन डालेंगे एग्री लैंड की उसके अगेंस्ट कॉलम आता है उसकी इनकम का अच्छा फिर उसके आगे है एग्जाम्प्ट इनकम है या टैक्सेबल है और अगर तो एग्जाम्प्ट कर देंगे तो फिर वो आगे नॉर्मल इनकम में ऐड नहीं होगा एग्जाम भी करें आप उसे एग्जाम्प्ट कर लेंगे उसके बाद टैक्स का कॉलम मैंने नहीं देखा अगर किसी और ने देखा है तो ठीक क्यों मौसम को करिए एग्रीकल्चर की तो है कि तो क्वेश्चन है नॉर्मल इनकम ऐड नहीं होगा पहले था तो फिर हमारे टैक्स का कॉलम नहीं है पहले सर जब वो नॉर्मल इनकम ऐड नहीं होगी प्रोविंशियल agri टैक्स income। का होएगा शायद हाँ जी तो उसको हम बेनिफिट कैसे देंगे उसका बेनिफिट जी, बैंक नॉर्मल- स्टेटमेंट का है दिखाएं। अगर आप एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे तो वो जाके आपकी नॉर्मल इनकम में टैक्स कर देगी एग्जाम्प्ट पंजाब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनकम टैक्स से यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर देंगे कि आपने कोई एग्री टैक्सेस पे दे दिया है या एग्री में ये एग्जाम्प्ट है
इनकम टैक्स में तो वो एग्जाम्प्ट है ना एग्री इनकम, इसलिए वहाँ एग्जाम्प्ट कॉलम में टैक्स का कॉलम है क्या? तो लिखी गई टैक्स नहीं लगा और जो अमाउंट मैंने शो की है तो वो वेल्थ में लेंगे Commercial tax टैक्स पे आएगी ना ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ऐड अप होगी ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ ਲਿਖੋ अब ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੇਡ ਹੋਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ हाँ है कमर्शियल टैक्स। अब मेन मसला कोल्ड स्टोरेज ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ 2025 और ਦੇ ਵਿੱਚ उसी पे notification उसका ਆਇਆ ਸੀ। टैक्स बना देना उन्होंने। कोल्ड स्टोरेज का क्या है जी? कि जो हमने सीड्स वगैरह डिक्लेयर एक करेंगे साल ही बाहर की उन्होंने कहना आ जाओ फ्लड आ 5% गया दे दो। इधर आए लाके एक साल ही बाहर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ हाँ ਪਿਛਲਾ ਵਾਰ ਵਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਬਾਓ। ਕੀ ਦਬਾਓ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ असल मिसगाइड किया उन्होंने उन्होंने यूनियन ने ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਤੇ यूनियन ने कहा कि ना ये आपका जाती हमने आपका एग्जाम्प्ट करवा दिया, जो आपके जाती आलू है उस पर हमने टैक्स खत्म करवा दिया। अब वो जाती तो वैसे ही नहीं है, खत्म कैसे करवा दिया? जाती तो वैसे ही नहीं है। अब वो अगर वो जाती करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की आमदन कैसे बनाएं, किस में डालें उसको, या एग्रीकल्चर में ले जाएं सारे कोल्ड स्टोरेज, या बिजनेस में अगर डालेंगे उसमें आजाद और बहुत सारा करेंगे फिर वाइट मनी सारी जाए बड़े 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ एक और माधव ना उन्होंने कैलकुलेशन और एरियल साहब ने वैसे ही बना भेजी है, मैं तो ये भी देखा ਸਾਰ ਉਹਦੀ अगर तू 6 लाख बांट दो ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, 1000 ਸੱਜੇ ਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ solar। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। सोलर तो लगाए ने फिर भी इन्होंने बिल को 80-90 लाख करोड़ के करीब ਨਹੀਂ ਸੋਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਸੋਲਰ ਆ लेकिन ਗਏ फिर भी इन्हों का बिल 80-90 लाख के करीब है। अगर 1 करोड़ भी इन्हों की रसीद दिखाते ਨਹੀਂ हैं ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੀਡਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਸੀਦ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਘਟਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਰਸੀਡਸ ਵਧੇਗੀ? ਅਗਰ ਰਸੀਦ ਕਾ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਕੋਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿ 8-10 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ ਖਾਦੇ 6 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। 12 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, 12 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਹੈ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ 80 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 150 ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਖਰਚੇ। ਜੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ 80 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਧੇ ਆਲੂ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹਾਂਜੀ। ਐਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਸੀਟਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1 ਕਰੋੜ ਸੀਟ ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਮਸਲਾ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤੀ। ਉਹਦੇ 8% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੀ ਸਰ 8 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਤੇ। 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਅਗਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਕਮ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 5%। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਰਸੀਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟ ਹਾਂਜੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ 40 ਲਓ, ਲੱਖ 80 ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 10 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢ ਦੇ, 5 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਰ 10 ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ 55 ਹਾਂ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੇ, 30 ਲੱਖ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ ਡੈਪਰੇਸ਼ਨ। 15 ਲੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 50% ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ 50% ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, 40 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਧਰ 40 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। 40 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ 10 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸਪੋਜ਼ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ
ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ 12 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਬਣਾ ਚਲੋ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰਏ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਸੇਲ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਸਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਡੀਲ ਕਰ ਯਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਅੱਧੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੀ ਐਗਰੀ ਲੈਂਡ ਪਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਐਗਰੀ ਇਨਕਮ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਆਰਏ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਆਲੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਐਡ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 48 ਲੱਖ ਦਿਖਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਰਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 66 ਏਕੜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 48 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਲਈ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਸਾਲ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ 48 ਲੱਖ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ agriculture ਲੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਕਰੋੜ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਜਾਦੀ ਆਪਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 110 ਏਕੜ ਆ, ਉਹਦੀ 110 ਏਕੜ ਆ। ਇਧਰ ਚੋਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਆਲਮ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲੂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਗਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ? ਹਾਜੀ ਨੇ 75 ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2-3 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਲਰੀ ਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕੀ ਆ ਸੈਲਰੀ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ? ਸਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। इसके साथ ही जो है प्रोग्राम का जो है एंड करते हैं। अब नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में